हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं मैक्स वेबर का पार्ट नंबर 2, जिसमें हम जो उन्होंने थ्योरी दी है अथॉरिटी के बारे में वो पढ़ेंगे। ठीक है। तो आप लोगों को पता होगा अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, एक लेजिटिमेट पावर। ठीक है। लेजिटिमेट पावर बोल सकते हैं, लीगल पावर बोल सकते हैं। ठीक है। यू फुलफिल योर विल अगेंस्ट द रेसिस्टेंट, यानी अगर आपको कोई रोकने की कोशिश कर रहा है फिर भी जो भी आप चाहते हैं वो करवाना, इस तरीके से पावर शो होती है, लीगल पावर जो होती है। ठीक है। ये एग्जाम्पल है, ऐसा जरूरी नहीं है कि इस सेंस में मैं समझाना चाहता हूँ। बट जैसे आई स्लैप समवन ही कांट स्टॉप मी, ठीक है ना, वो मुझे रोक ना पाए। ठीक है ना, तो मेरी अथॉरिटी कहीं कहीं ना कहीं मैं अपना पावर शो कर रहा हूँ और सामने वाला कुछ कर नहीं पा रहा है। ठीक है। जैसे मान लो आई एम आईपीएस ऑफिसर, तो मेरे पास पावर है, अथॉरिटी है, लेजिटिमेट पावर है, तो सामने वाला मुझे स्लैप बैक नहीं कर सकता है। माफियाज हो गए, डॉन हो गए, ठीक है ना, ये ऐसा ही लिखा है मैंने, लेकिन ये लोग भी अपना पावर शो करते हैं, ये लेजिटिमेट पावर नहीं है लेकिन। ठीक है। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो अथॉरिटी हो क्या गई, ये हो गई हमारी लेजिटिमेट पावर, रैशनल। ठीक है। अकाउंटेबिलिटी वाली पावर हो जाती है। ठीक है ना, आपको अकाउंटेबल रहना पड़ता है। ठीक है। आंसरेबल टू समवन। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट एरिना में डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के अथॉरिटी होते हैं, पावर्स होते हैं। ठीक है। जैसे पॉलिटिक्स में हम देखते हैं, पार्लियामेंट में भी बहुत सारे एक्ट्स, बिल्स, ये सब चीज़ें आते हैं, बनाए किसके लिए जाते हैं, पीपल्स के लिए जाता है। तो पीपल ने ही उनको पावर दिया है, ये अथॉरिटी दी है कि वो लोगों के लिए लॉज लेके आए, बिल्स लेके आए, ठीक है, पॉलिसीज बनाए। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे एग्जीक्यूटिव, इनके पास भी अपनी अथॉरिटी होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पुलिस में आप देख सकते हैं, उसमें भी हायरार्की बनी रहती है। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया है, सब इंस्पेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, डीएसपी हो गए, एसपी हो गए। ठीक है। तो जो भी उनसे ऊपर वाले अथॉरिटी वाले हैं, आप आंसरेबल हैं उनको। ठीक है ना, जो भी आप अपना वर्क कर रहे हैं आप किसके आंसरेबल हैं, जस्ट आपसे जो टॉप पे बैठा हुआ है वो पर्सन। ठीक है। नेक्स्ट ऐसा ही हो जाता है हमारा एक एग्जांपल फैमिली को लेके। फैमिली में क्या हो जाता है, जैसे आपकी एक जनरेशनल लाइन चली आ रही होती है, परदादा हो गए, दादा हो गए, ठीक है ना, फिर पापा हो गए, आप हो गए। ठीक है। तो पेरेंट्स का क्या होता है कि जैसे पापा आपके कुछ बोल रहे हैं और आपको मानना है, क्योंकि उनकी अथॉरिटी है। ठीक है ना, तो ये हमारे घरों में चलता है, प्रसाद भी बीच बीच में मिलते रहता है हमें। अब आ जाते हैं, ये कंपनीज वगैरह में होता है। ठीक है ना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो गए, जनरल डायरेक्टर, मिडिल लेवल डायरेक्टर्स, लोअर लेवल डायरेक्टर्स, सुपरवाइजर्स, फिर वर्कर्स। तो ये जो ऊपर के दो हो गए ये हो जाते हैं हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट। ठीक है ना, इनके पास लेजिटिमेट पावर होता है कंपनी लॉ से रिलेटेड। ठीक है ना, लॉज में क्या चेंजेस करने नहीं करने, वो फैसला यही दोनों करते हैं। ठीक है। फ्लो ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है ना, ये क्लासिकल थ्योरी ऑफ अथॉरिटी है कि जो पावर का फॉर्म होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाते रहता है, यानी पावर ऊपर टॉप लेवल पे सबसे ज़्यादा होती है और फिर वो धीरे धीरे नीचे जाती है। ठीक है। इसको एक और नाम से भी आप लोग जानते होंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना। नेक्स्ट है अथॉरिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो ये लेजिटिमेट पावर होता है, लीगल पावर होता है। पुलिस कैन यूज लेजिटिमेट पावर इफ स्टेट लॉ इज डिस्टर्बटेड। स्टेट का लॉ अगर अच्छे से नहीं चल रहा है तो पुलिस अपना लेजिटिमेट पावर यूज करके उसको सही डायरेक्शन में लाने की कोशिश कर सकती है। कमांड, ठीक है ना, यानी अथॉरिटी का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या करता है, कमांड करता है। ठीक है ना, कमांड देता है अपना। अथॉरिटी नीडेड टू वर्क डन और मेंटेन सोशल ऑर्डर या एक्शन। ठीक है ना, तो अथॉरिटी का काम क्या है, काम को पूरा करना। ठीक है। कोई काम दिया गया है, जैसे मान लीजिए मेरे अंडर कोई काम है, मेरे अंदर वो पावर है, तो मैंने ये काम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया किसी बी पर्सन को या ए पर्सन को। ठीक है ना, तो इसे वो काम पूरा करना है और ये क्या रहेगा, ये आंसरेबल रहेगा मेरे को। ठीक है ना, कि हाँ सर मैंने ये काम कर दिया आपने जो बोला था। ठीक है। तो ये हो जाता है वर्क डन वाली बात। दूसरी हो जाती है कि ये करवाया क्यों जाता है, सोशल ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। ठीक है। एज पर वीवर, ऑथोरिटी इज आइडल टाइप ऑफ सोशल एक्शन। आइडल टाइप हम पिछले ही लेक्चर में पढ़ चुके हैं और मैंने बताया था कि वीबर ने आगे चल के
आइडल टाइप जैसे अथॉरिटी के लिए दिया है, ब्यूरोक्रेसी में दिया है कि एक अच्छे ब्यूरोक्रेसी कैसे चलती है, उसके बारे में भी कुछ कुछ चीज़ें उन्होंने बता रखी है। ठीक है, अथॉरिटी इज डाउनवर्ड, ये अभी मैंने बताया, ऊपर से नीचे की तरफ। अकाउंटेबल होता है और रैशनल होता है, लॉजिकल होगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अथॉरिटी एज पर वीबर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना जरूरी है। मतलब पहला आ जाता है हमारा ट्रेडिशनल अथॉरिटी, यानी जो पहले समय से चला आ रहा है, हिस्ट्री में भी वो देखी गई है, या फिर ये हेरिडेटरी हो सकती है। ठीक है ना, तो हिस्ट्री, पास्ट या हेरिडेटरी हो सकती है। कुछ कुछ मैंने एग्जांपल ले लिए हैं, जैसे कास्ट में देखेंगे ब्राह्मण्स का डोमिनेशन है, यानी ब्राह्मण्स टॉप पे हैं। ठीक है ना, वो आपने पढ़ा होगा, ऐसे जो ट्रायंगल होता है, सबसे ऊपर ब्राह्मण्स, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। तो ये बना हुआ है, और ये क्या है, ट्रेडिशनल है, पुराना बना हुआ है और अभी तक चल रहा है। दूसरा है फेस्टिवल्स। फेस्टिवल्स में जैसे दिवाली हो गया, रोज़ा हो गया, शिवरात्रि हो गई, उसमें जो भी प्रैक्टिसेस होते हैं वो भी ट्रेडिशनल बना हुआ है, जिसे हम फॉलो करते आ रहे हैं। रिलीजन में जैसे देखा जाए, मुस्लिम्स हो गए, सिख्स हो गए, हिंदू हो गए, इनके भी कुछ कुछ अपने प्रैक्टिसेस होंगे, वो शुरू से चलते आ रहे हैं, ट्रेडिशनल है, पुराना है। पॉलिटिक्स में देख लें, जैसे ब्रिटिश में क्वीन होती है, ये ट्रेडिशन है। नॉर्थ कोरिया में किंग है। ठीक है, जैसे अभी तो चेंज हो गया है, लेकिन पहले समय में देखा जाए कि नेहरू फैमिली जो है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी एक्टिव है, बहुत लंबे टाइम तक राज किया है उन्होंने। ठीक है, अब इसमें एक बात क्या आती है कि जो भी ये ट्रेडिशनल अथॉरिटी है, अगर आपको इसमें चेंज लाना है तो बहुत कुछ करना होगा। ठीक है, ये मैं लगभग सबके लिए बोल रहा हूँ कि किसी में भी अगर आपको चेंज लाना है, कोई भी जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी होती है उसमें अगर आपको चेंज लाना है, तो या तो बहुत रिवॉल्ट्स करने होंगे या बहुत हार्डवर्क, डी छूट गया है, आप लोग ऐड कर लेना, बहुत हार्डवर्क करना होगा, बहुत कोशिश करनी होगी, तब जाके ये चीज़ें चेंज हो सकती है, वरना इनको चेंज करना आसान नहीं होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकेंड आ जाता है हमारा कैरिस्मेटिक अथॉरिटी। ठीक है, इसको कह रहे हैं बेस्ट फॉर्म ऑफ अथॉरिटी, जिसमें पर्सनल, जो कोई भी पर्सन है उसके पर्सनल क्वालिटी के ऊपर बेस्ड होता है। ठीक है, पीपल बिकम फॉलोअर ऑफ द लीडर, जिसमें जैसे गांधी हो गए, नेहरू हो गए, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए। अब जैसे भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, सेक्रीफाइस करने की क्वालिटी, कि मैं अपने लाइफ को दे सकता हूँ देश के आज़ादी के लिए, ये सब में ये क्वालिटी नहीं होगी। ठीक है, तो इनको क्या नाम दिया गया, कैरिस्मेटिक लीडर। ठीक है, देखिए ये जो अथॉरिटी के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं सच में बहुत इंपॉर्टेंट है, और ध्यान रखना है, छोटी छोटी जो बातें हैं उनको भी ध्यान में आपको रखनी होंगी। ठीक है, जैसे ट्रेडिशनल में वो बात ध्यान रखनी कि अगर उसको चेंज करना है तो हमें बहुत सारे रिवोल्ट्स करने होंगे, बहुत सारी कोशिशें करनी होंगी। इसमें क्या है इंपॉर्टेंट, वीवर क्या कह रहे हैं, कैरिस्मेटिक लीडर जो है रिमेन्स व्हेन ही लीव्स और टिल क्राइसिस, यानी जो उनका, कैसे समझाऊं, जैसे कि जब तक वो जिंदा है ना, ये देखो, जब तक वो जिंदा है या जब तक वो जिस चीज के लिए लड़ रहे हैं, जिस क्राइसिस के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है, वो तब तक रहते हैं, और अगर उन्होंने सच में उस पर अच्छा काम किया तो आगे भी लोग उनका गुणगान करते हैं। ठीक है, अच्छा, पर्सनल क्वालिटी में क्या क्या हो जाता है, जैसे लीडर, हीरोइज्म, ऑरेटरी, जो बोलने का, जो, क्योंकि लीडर्स के ही अंदर ये ऑरेटरी क्वालिटी होती है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मोदी जी फिलहाल के लिए। ठीक है ना, जो बोलने में काफी अच्छा है, जो बोल के किसी को मोटिवेट कर सकता है, एक भीड़ को मोटिवेट कर सकता है, उसको ऑरेटरी क्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, मूवमेंट। तो अब क्या है, लेकिन इसमें जो याद रखने वाली बात है, ये अनस्टेबल अथॉरिटी है। ठीक है ना, जैसे अगर आपके अंदर ये क्वालिटी ही नहीं है तो आप ये लीडर नहीं बन पाओगे। ठीक है, और जनरेशन टू जनरेशन चेंज हो सकती है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे जैसे भगत सिंह, ठीक है, तो भगत सिंह को सब याद कर रहे हैं, लेकिन भगत सिंह के जस्ट बाद के जो जनरेशन के लोग हैं उन्हें कोई याद रखा कि नहीं रखा, उन्हें वो रिस्पेक्ट मिली या नहीं मिली, इसकी बात हो रही है। ठीक है, तो आपके अंदर भी वो क्वालिटी रह, जैसे ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल में क्या है ना, ये चीज डिफरेंस समझ लेना, ट्रेडिशनल में क्या है कि वो बनी हुई है, वो चलते आएगी। जैसे ब्राह्मण डोमिनेशन, वो जो ट्रायंगल वाली बात मैंने बताई वो रहेगा, और जब तक वो रहेगा तब तक ब्राह्मण की डोमिनेशन भी रहेगी। ठीक है, फेस्टिवल्स में जो हमारे प्रैक्टिसेस बने हुए हैं, अगर वो पहले से चली आ रही है तो अभी भी चलते ही आएगी। ठीक है ना, जब तक अगर आपको उसमें कुछ चेंज करना है तो सारे लोगों में वो चेंज करना होगा, जब तक वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे वो चेंज नहीं हो सकता। ठीक है,
उसी तरीके से, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। कैरिस्मेटिक अथॉरिटी में क्या है कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या है, नॉन ट्रांसफरेबल अथॉरिटी है, आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। या फिर मैं ऐसा नहीं बोल सकता, मतलब मैं तो हूं ही नहीं उस लायक, लेकिन मान लीजिए भगत सिंह के जो बाद के जनरेशन के, वो नहीं बोल सकते कि भगत सिंह को जितनी रिस्पेक्ट मिली है मुझे भी उतनी रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे सेलिब्रिटीज में ऐश्वर्या राय हैं या समंथा है, मैंने ऐसे ही लिख दिया है। तो ऐश्वर्या राय की मान लो एग्जाम्पल है ये, ऐश्वर्या राय की बेटी भी एकदम उतना ही नाम कमाए, उतना ही उनके अंदर स्किल्स हो बोलने का, बात करने का, ये जरूरी नहीं है। आपके अंदर होगा तो आपको वैसा रिस्पॉन्स मिलेगा, आपके अंदर वो क्वालिटी नहीं है, आपको रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रैशनल लीगल अथॉरिटी, द अथॉरिटी गिवन बाय लॉ, बाय प्रोसीजर, बाय लॉ, बाय रूल्स, ठीक है ना। जैसे इसमें आप यूपीएससी के एग्जामिनेशन में देख सकते हैं, आईएएस बनते हैं आप, सेंट्रल के कोई भी डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, अपना ब्यूरोक्रेसी का काम करते हैं। ये बस मैंने ऐसे ही डाल दिया है क्योंकि नाम यूज़ हुआ था। तो ये जो नेहरू हैं, नेहरू जी हैं, तो इनके पास आप देखोगे ये तीनों अथॉरिटी थी, ठीक है ना। इन तीनों टाइप्स का जो हमने देखा, नेहरू इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो सकता है। क्रिटिसिज्म क्या है वीवर का अथॉरिटी को लेके? फर्स्ट है टू आइडल एंड एब्स्ट्रैक्ट, इन रियलिटी मोस्ट सिस्टम आर मिक्स्ड, ठीक है ना। जैसे इंडियन डेमोक्रेसी को ही देखा जाए तो लीगल भी है और रैशनल भी है। ट्रेडिशनल जैसे डायनेस्टी पॉलिटिक्स भी चली आ रही थी, कांग्रेस वाली जो थी। तो कहना यह है कि एक तो आइडल बहुत ज़्यादा है और एब्स्ट्रैक्ट है, यानी कि इन रियलिटी में बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। आप जैसा सीधा सीधा बता रहे हैं वैसे रियलिटी में नहीं होता है। दूसरी चीज़ क्या है, नेग्लेक्ट्स इकोनॉमिक एंड मटेरियल फैक्टर्स, ठीक है ना। अब जैसे मार्क्स का क्या कहना है, मार्क्सिस्ट जो लोग हैं उनका कहना है कि पावर कम्स फ्रॉम कंट्रोल ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है, जो मालिक है, जो ऑनर है, ठीक है ना, उसके पास पावर है, आपके पास पावर नहीं है। देखिए समझाने के लिए बस मैं यूज कर रहा हूं कि जैसे हम लोग भी नहीं बोलते हैं कि जो इस देश के, हमारे भारत देश के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन से साठ गांठ करते हैं या बना के रखते हैं, उसी की बात हो रही है। वो अपने अकॉर्डिंग अथॉरिटी का यूज करवा लेते हैं, खुद तो नहीं करते क्योंकि वो बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन लॉ का यूज करवा लेते हैं, उस सेंस की बात हो रही है, ठीक है। मार्क्सिस्ट लोग का ये कहना है कि आपने इकोनॉमिक और मटेरियल फैक्टर्स को इग्नोर कर दिया है। थर्ड क्या है, कैरिस्मेटिक अथॉरिटी इज अनस्टेबल एंड वेग, वीवर से टेम्पररी, वीवर ने खुद कह दिया कि टेम्पररी है। और जो कैरिस्मेटिक के बारे में जो मैंने भगत सिंह के बारे में बताया कि जनरेशन टू जनरेशन क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। क्रिटिक्स का कहना है कि करिश्मा जो है ये टू सब्जेक्टिव है, ठीक है ना, यानी ये वैरी करेगा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के बीच में, ठीक है ना। इनका करिश्मा अलग हो सकता है, इनका करिश्मा अलग हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज है कल्चर टू कल्चर भी डिपेंड करेगा, अलग करेगा यानी वैरी करेगा, ठीक है। तो डू नॉट टेल, अच्छा ये है कि करिश्मा अच्छा ही हो ये भी जरूरी नहीं है। समटाइम्स करिश्मा क्या हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है। एक एग्जाम्पल मैं यूज करके बता रहा हूं, किसी महापुरुष का नाम लेना सही नहीं होगा, मान लो एग्जाम्पल के लिए कि मैं भारत में ही था उस टाइम 1947 में, बहुत अच्छा लीडर रहा, ठीक है ना। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में नहीं, लेकिन नेहरू जी के बाद मैं ही पीएम बन गया, और मैंने क्या किया, इस देश में डिक्टेटरशिप लागू कर दी, ठीक है। अब इसमें उसका भी नाम आ सकता है, हिटलर, ठीक है, उसमें भी अच्छी क्वालिटी थी, ऑरेटरी क्वालिटी थी, ठीक है। तो करिश्मा कभी कभी निगेटिव भी हो सकता है, डेंजरस भी हो सकता है, ठीक है ना। जैसे हिटलर का, वो बोलने की कैपेबिलिटी उनकी बहुत अच्छी थी, तो फिर क्या बन गया, ऑथोरिटेरियन बन गए थे वो, ठीक है। निग्लेक्ट ऑफ पावर एंड कोएर्जन, ठीक है ना, क्योंकि वीवर ने यहाँ लेजिटिमेसी को क्या दिखाया, वॉलेंट्री ओबीडियंस, ठीक है। जबकि इन रियलिटी क्या होता है, अथॉरिटी डिपेंड्स ऑन फियर, मैनिपुलेशन और कंट्रोल। ये हम आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे जैसे वीवर ये कहना चाहते हैं कि लीगल है और चीजें सही वे में अथॉरिटी फॉलो हो रही हैं, चल रही हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आइडल टाइप में ये सब चीजें बता रहे हैं ना, आइडलिस्टिक बात कर रहे हैं। इन रियलिटी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। अब जैसे एक एग्जांपल दे देता हूं,
लॉ के नज़र में देखा जाए, लॉ के नज़र में देखा जाए तो मैं गलत आदमी हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो मेरा जान पहचान काफ़ी ज़्यादा है, मेरे पास मटेरियल चीज़ें ज़्यादा है, यानी पैसा पैसा वगैरह मनी वगैरह काफ़ी ज़्यादा है, पॉलिटिशियन से मेरी जान पहचान है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं ना कहीं इन पे प्रेशर बना रहा हूँ। या मैं डायरेक्ट एग्जांपल यूज़ करता हूँ कि मैं इनको डरा रहा हूँ कि अगर तुमने कुछ ऐसा ऐसा एक्शन लिया तो फिर तुम्हारे फैमिली के साथ ऐसा ऐसा होगा। तो अथॉरिटी तो फॉलो होनी चाहिए थी, नियम के अनुसार तो मैं गिरफ्तार हो जाना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। एफआईआर भी मेरी नहीं लिखी गई है। ये बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको समझाने के लिए, ठीक है ना। तो फियर, मैनिपुलेशन, कंट्रोल, ये सारी चीजें चलती हैं रियलिटी में। चलिए आगे चलते हैं। ब्यूरोक्रेटिक अथॉरिटी, लीगल रैशनल, क्रिटिसाइज एज डीह्यूमनाइजिंग। ये कैसे है? जैसे आर के मर्टन जो है, इनके बारे में भी हमें आगे पढ़ना है। ये कह रहे हैं रिजिड, रूल बाउंड और इम्पर्सनल। ये क्या है? ये सब डीह्यूमनाइज करता है, ठीक है ना। जैसे हम्म, हाँ, एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मुझे बोला गया है, मान लो कोई स्कूल है, स्कूल तो वैसे नहीं होगा लेकिन मान लो एग्जांपल है, कोई गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है। अब गवर्नमेंट स्कूल है तो रूल्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो मुझे 8 बजे पहुंच जाना है, और अगर आप 8 बजे तक नहीं पहुंचे तो आपका एब्सेंट मार्क हो जाएगा। मान लो सड़क पे कोई किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसका मैं हेल्प करने गया, उसको बचाया, ब्लड डोनेट किया, लेट हो गया मुझे, आधे घंटे 1 घंटे लेट हो गया, तो अगर मैं सिर्फ रूल्स फॉलो करूं, ठीक है ना, सिर्फ रूल्स फॉलो करूं, रूल रेगुलेशन में चलूं, तो मैं ह्यूमन की तरह नहीं रहूंगा, मैं एक रोबोट की तरह हो जाऊंगा कि गवर्नमेंट का ऐसा ऐसा कहना है कि ये रूल्स है और आपको रूल्स के ही अंडर काम करना है। अपनी क्रिएटिविटी, अपना दिमाग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत छोटे पोस्ट पे हैं, ऊपर हायर अथॉरिटी बनी हुई है, वो ये सब काम करते हैं, पॉलिसीज बनाते हैं। बिल्कुल सही। तो यही बात हो रहा है कि जरूरी नहीं कि कभी कभी रैशनल और लीगल सिस्टम जो होता है उसमें आप कुछ इरेशनल कर दें तो वो गलत होता है, नहीं होता है। आई थिंक एग्जाम्पल से समझ आपको आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, कि रिजिड रूल, जो रूल रेगुलेशन बने रहते हैं, ब्यूरोक्रेसी में भी बने हुए हैं, और या आपका इम्पर्सनल होना, ये आपको डीह्यूमनाइज बनाता है, ह्यूमन नहीं बनाता है। एक अच्छा ह्यूमन कौन है? जो इमोशनल अटैचमेंट को समझे, ठीक है ना। और कभी कभी जरूरी नहीं है कि रूल्स में रह के काम किया जाए, कभी कभी रूल्स अगर सही नहीं है तो रूल्स को चेंज किया जाए, रूल से बाहर निकल के भी काम किया जाए, अगर वो सही है तो। मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इरेशनल इन प्रैक्टिस, ऑफिशियल्स फॉलो रूल्स ब्लाइंडली, और क्या होता है, वो पत्थर की लकीर बन जाती है। बहुत सारे लोगों से आप सुनोगे भी कि पुलिसिंग में है या फिर डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आप जाओगे, तो अब वो कुछ कर ही नहीं सकते, रूल्स बने हुए, रूल्स उनको फॉलो करना है और रूल्स में ही काम करना है, वो रूल नहीं तोड़ सकते। वो जानते हैं रूल तोड़ेंगे तो उनके नौकरी पे बात आ जाएगी, ठीक है ना। तो ऐसा ऐसा सिस्टम बना हुआ है। तो वही आर के मर्टन का कहना है कि आप डी ह्यूमन हो जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैक्स वेबर की स्टडी ऑफ ब्यूरोक्रेसी में, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी पे इन्होंने क्या कहा है? तो ब्यूरोक्रेसी को इन्होंने पहले बोल दिया कि लीगल रैशनल अथॉरिटी, ठीक है। अच्छा, पहले मैं अपने स्टाइल में एक दो पॉइंट में समझा दे रहा हूं। अब ये भी क्या है, एक तरीके का आइडल टाइप का, ठीक है। ठीक है, आइडल टाइप है। किसका बनाया है इन्होंने? ब्यूरोक्रेसी का बनाया। अब यानी कि मतलब क्या है, ये शायद मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं। अब दुनिया की जो भी ब्यूरोक्रेसी है, आपको क्या करना है, आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है ना। इन्होंने आइडल टाइप की थ्योरी ही इसलिए बनाई है, ठीक है ना, कि एक तरीके का मेंटल मॉडल है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सोसाइटी बहुत कॉम्प्लेक्स है। तो हमने क्या कर दिया, एक मेंटल मॉडल तैयार कर दिया, एक आइडल टाइप तैयार कर दिया है। अब मान लो ये इंडिया की ब्यूरोक्रेसी है, अब हमें क्या करना है, मैच करके देखना है कि ये पूरा प्रॉपर फॉलो कर रही है इस आइडल टाइप को कि नहीं। नहीं कर रही है तो ब्यूरोक्रेसी अच्छी नहीं है, अगर कर रही है तो बहुत अच्छी है, ठीक है। चलिए, तो ये आइडल टाइप ऑफ सोशल एक्शन है। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन होगा, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए, मतलब यहाँ मैं लिखा हूं, मैं ये मेन नहीं है। डिवीजन ऑफ लेबर होना चाहिए, यानी सबको पता होना चाहिए कि उनका क्या काम है, उस अकॉर्डिंग ही वो काम करें। उनकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए, हायरिंग फायरिंग भी, अगर गलत वो कुछ कर रहे हैं तो उनकी नौकरी भी जाए। प्रोसीजर्स होने चाहिए, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होने चाहिए,
प्रोसेस होना चाहिए उनके सिलेक्शंस का, लीगल रैशनल अथॉरिटी मिलेगी इनको। ठीक है, अब हम देखते हैं इन्होंने क्या क्या कहा, उसको थोड़ा डिटेल में हम देख रहे हैं। एक तरह का मैंने फिगर बना दिया है कि एक ब्यूरोक्रेसी में क्या होनी चाहिए। ठीक है, पहले कहाँ से शुरू करें, यहाँ से शुरू करते हैं, फॉर्मल सिलेक्शन से। अब यहाँ पे मैंने जो एग्जांपल्स है तो ये क्या बोलते हैं मैक्स वीबर का, ठीक है ना, लेकिन यहाँ मैंने अपना इंडियन एग्जांपल बगल में बना दिया है अलग पेन से। तो फॉर्मल सिलेक्शन होना चाहिए। हम देख रहे हैं कि क्या हमारे यहाँ मतलब हमारे जगह पे ऐसा है, हमारे इंडिया में ऐसा है। तो हाँ, क्वालिफिकेशन में क्या है, आपको यूपीएससी क्रैक करना होगा। ठीक है, अब आईएएस है, आईपीएस है, डिफरेंट ब्रांचेज हैं। ग्रेजुएशन आपका पास होना चाहिए और आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू क्वालिफाई करना होगा, तभी आप एक ब्यूरोक्रेट बनेंगे। ठीक है, दूसरे चलते हैं। दूसरा क्या हो रहा है कि फॉर्मल्स रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। तो हाँ, हमारे कंट्री में भी रूल्स रेगुलेशंस बने हुए हैं इनके। इम्पर्सनल होना है, तो ये देखो मैं थोड़ा इंडियन एग्जांपल दे दिया हूँ, लेकिन इम्पर्सनल का मतलब यहाँ और भी कुछ हो सकता है। पहले ये समझा देता हूँ, जैसे कपल है, कोई आईएएस ऑफिसर है, मेल है मान लो, ये मैं एम कर दे रहा हूँ, आईपीएस है, वो फीमेल है। ठीक है, तो आप एक दूसरे का काम नहीं कर सकते हैं। आपको जो अथॉरिटी मिली है, जो आपको पावर मिला है, आपको वो काम करना है। इम्पर्सनल का मतलब एक और हो सकता है कि मान लीजिए आपके पास कोई ऐसा केस आ गया है, लेकिन आप सिर्फ रूल रेगुलेशन से चल रहे हैं। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ पे बोला तो जा रहा है कि आपको इम्पर्सनल नहीं होना है, लेकिन वही जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा कि आर के मार्टिन क्या कहते हैं कि इम्पर्सनल होना चाहिए। ठीक, लेकिन छोड़िए, अभी हम यही मान के चलेंगे कि इम्पर्सनल रहना है, आपको प्रोफेशनल रहना है। ठीक है, कैरियर ओरिएंटेशन, ठीक है ना, इसमें आपको क्या है, प्रोफेशनल रहना है। जो काम आपको सिखाया गया है, जैसे बताया गया है, जैसे रूल रेगुलेशन से बताया गया है, आपको वैसे ही काम करना है। ठीक है ना, जो भी सामने जो केस है, पर्सन है, उनसे ज़्यादा पर्सनल नहीं होना है। अभी हम यही लेके चलेंगे। डिवीजन ऑफ लेबर, जॉब का ब्रेकडाउन है, एक आईपीएस का काम अलग है, एक आईएएस का काम अलग है। ठीक है ना, तो जॉब का ब्रेकडाउन भी है हमारे यहाँ, रूटीन टास्क भी है। फिर देखते हैं अथॉरिटी क्या है। तो अथॉरिटी भी बनी है, टॉप टू बॉटम की बनी हुई है। जैसे सबसे लोएस्ट पोजीशन क्या हो गया, हमारा आईएएस हो गया। फिर अंडर सेक्रेटरीट, डिप्टी सेक्रेटरीट, 5 से 10 साल ये हो गया। फिर 15 साल के लिए ये, 15 साल का मतलब एक्सपीरियंस आपके पास आ जाता है। ज्वाइंट सेक्रेटरी, एडिशनल सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरीट। ठीक है, तो ये इंडियन ब्यूरोक्रेसी का अथॉरिटी का हायरार्की हो गया। ठीक है, तो ये भी हमारे यहाँ पे बना हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो आइडल टाइप वीबर ने बताया है, उसके मापदंड पे हमारा इंडियन ब्यूरोक्रेसी का जो सिस्टम है वो मैच करता है। ठीक है, यानी अच्छा है। आगे चलते हैं। एडवांटेजेस ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या क्या है। फर्स्ट देखते हैं स्किल बेस्ड रिक्रूटमेंट, यानी फॉर्मल क्वालिफिकेशन। ठीक है, एक फॉर्मल टेस्ट, स्किल बेस्ड भी हो सकता है, और हम फिर प्रोफेशनल्स को हायर करते हैं, या प्रोफेशनल्स हम उसको ट्रेनिंग वगैरह देके प्रोफेशनल्स बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिडिक्टिबिलिटी। तो ब्यूरोक्रेसी में क्या होता है कि हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, रिजल्ट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, इक्वालिटी, जैसे नेपोटिज्म हो गया, ट्रेडिशनल अथॉरिटी हो गई, इन चीज़ों का हमें क्या करना है, इग्नोर करना है। ठीक है ना, जैसे कोई मान लो सीएम का बेटा है, उसको हम ब्यूरोक्रेट बना दें, नहीं, आपको वो प्रॉपर एग्जाम जो है, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू, वो आपको प्रॉपर क्वालिफाई करके आना होगा। ठीक है, ऑल आर क्या है, इक्वल है। कॉन्स्टिट्यूशनली देखा जाए तो सब क्या है, बराबर है, और सबको उसी तरीके से आना होगा। आगे चलते हैं स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर क्या है, फॉर्मल हायरार्की बनी हुई है, नीचे से लेकर ऊपर तक की सब वही फॉलो करता है। ठीक है, हाँ, आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया है तो शायद आप जल्दी ऊपर जा सके, अदरवाइज सबको वो हायरार्की फॉलो करनी है। ठीक है, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड कीपिंग। ठीक है, तो जो भी फॉर्मल डाटा होता है, जैसे मैंने यहाँ एग्जांपल के लिए लिख दिया है, लेकिन फॉर्मल जो भी डाटा रहता है वो सब आपका रखा रहता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है। जैसे कैडर एलोकेशन आपका क्या हुआ, अचीवमेंट्स आपने अपने क्या क्या लिए हैं, प्रमोशन, कोई रिवार्ड आपको मिला है, कुछ आपने एक्सेप्शनल काम किया है। ठीक है, कोई काफ़ी टफर केस था, उसको सुलझा दिया है, इस तरीके से। नेक्स्ट है रेशनैलिटी। ठीक है ना, तो लीगल अथॉरिटी है, रूल्स वगैरह सेट किए हुए हैं, पावर आपको मिली हुई है, और आपको रैशनल होकर काम करना है। स्पेशलाइजेशन ऑफ एक्सपर्टीज,
ठीक है। तो HR, अच्छा यहाँ HR वही आप यूपीएससी को समझिए, ठीक है ना। एक्सपर्ट इन रिक्रूटिंग बेस्ट, बेस्ट मैन गेट बेस्ट जॉब। तो जो जिसका ज़्यादा अच्छा नंबर, आपको भी पता होगा, जिसको ज़्यादा मार्क्स आते हैं वो आईएएस उनको मिलता है। फिर उसके हिसाब से नीचे नीचे बहुत सारे सर्विसेज जो बने हुए हैं। तो यूपीएससी ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है, टफर एग्ज़ाम जानबूझ के लेता है कि हमें बेस्ट मैन मिल सके। और फिर 3 अलग अलग तरीका दिया हुआ है कि पीटी निकालना है, फिर मेंस निकालना है, और फिर इंटरव्यू क्रैक करना है। तो जैसे जैसे आप इनको पार करते जाएंगे, आप बेस्ट मैन के कैटेगरी में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये एडवांटेजेस हैं ब्यूरोक्रेसी के। आगे चलते हैं, अब क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं। क्रिटिसिज्म क्या है वीवर का ऑन ब्यूरोक्रेसी? रेड टेपिज्म, ठीक है ना। एक्सेसिव रूल होने की वजह से क्या हो जाता है कि काम बड़ा स्लोली बढ़ता है। ये हम बहुत बार सुनते भी हैं, या आम बोलचाल के भाषा में भी सुनते हैं कि सरकारी काम है, धीरे ही धीरे चलता है। तो टू मैनी रूल्स कैन स्लो डाउन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग होने में काफ़ी समय लग जाता है। इम्पर्सनैलिटी, लैक ऑफ पर्सनल कनेक्शन कैन टेक इट कोल्ड एंड इनह्यूमन। वही मैं बोला कि जैसे मान लो कोई केस है सामने, तो हम क्या है, हम प्रोफेशनल्स की तरह डील कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमें कभी कभी क्या बनाता है, डी ह्यूमन बना देता है, ठीक है ना, या इन ह्यूमन बोल सकते हैं, ठीक है, या कोल्ड बिहेवियर, ठीक है ना। किसी डिस्ट्रिक्ट में मान लो 20-25 लोग मर गए हैं, और आप जाके मतलब रूल्स की बात कर रहे हो, तो ये थोड़ा इनह्यूमन लगता है। रिजिडिटी, डिफिकल्ट टू अडॉप्ट या अडेप्ट टू चेंज और इनोवेशन। अब क्या है ना, और ये मेरा मानना है, यहाँ पे मैं अपना पर्सनल ओपिनियन रख रहा हूँ कि बहुत सारे जो पुराने लोग होते हैं ना, या जो पुरानी सोच के लोग हैं, वो चेंज होना ही नहीं चाहते, ठीक है। जैसे एक मैं बहुत अच्छा एग्जांपल लेता हूँ कि कोविड आया, ठीक है। अब मान लीजिए, मैं अलग एग्जांपल बना के दिखा रहा हूँ आपको कि ये टीचर नंबर 1 है, ये टीचर नंबर 2 है, ये स्कूल की बात हो रही है। बोला गया कि गूगल मीट एक ऐप है, उससे क्या करना है, आपको बच्चों को पढ़ाना है। तो अब इसमें से एक टीचर क्या बोल रहा है, ये ग्रुप बना दिया मैंने, एक ग्रुप हो गया ए, एक ग्रुप हो गया बी, इसमें अधिकतर जो है ओल्ड एज है। ये क्या बोल रहे हैं कि नहीं, हम ये काम नहीं करेंगे। क्यों? हमें आता नहीं है, हमारे पास फोन नहीं है, हमें नहीं पता ऑनलाइन क्लास कैसे लेनी है। तो ये तरीका हो गया। और बी जो है, मान लो इसमें अधिकतर यंग लोग हैं, ये काम कर रहे हैं, ये मतलब पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन। यानी कुछ लोग, हाँ इसमें कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ओल्ड एज तो हैं, लेकिन बोल रहे हैं कि सर स्टार्टिंग में तो मैं अपना 100% नहीं दे पाऊंगा, बट अगर ये जो यंग लोग हैं, अगर हम लोग को सपोर्ट करें, सिखाएं, समझाएं, तो हम लोग भी अडेप्ट कर लेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जगह क्या होता है कि ये जो एक ग्रुप है ना, ये धीरे धीरे बढ़ जाता है, और ये समझाने लगता है कि अगर हम अडेप्ट नहीं करना चाहते हैं, और इनफैक्ट ये बी को भी ये समझाने लगते हैं कि तुम लोग भी मत करो। इससे क्या होगा ना कि ये काम ही हम लोग को नहीं करना पड़ेगा, आराम से हम छुट्टी पे रहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये चीज हो जाती है कि वो चेंज, कोई नया चेंज आ रहा है, कोई नया इनोवेशन आता है, वो नई चीज को सीखना नहीं चाहता है। जो पुराना सिस्टम चला रहा है, क्योंकि उनका हाथ बैठा हुआ है, उनका स्किल सेट बैठा हुआ है, ठीक है ना। या ऐसे समझ लो कि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोई सॉफ्टवेयर है जिसपे कोई आदमी 15 साल से काम कर रहा है। अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने सॉफ्टवेयर चेंज करने की बात की है, अभी सजेशन मांगा है, तो उसमें क्या होगा, 90% लोग बोलेंगे कि नहीं, ठीक है, नया सॉफ्टवेयर एफिशिएंट है, अच्छा है, कुछ भी हो, हमारा हाथ इस पे बैठा हुआ है, हम नहीं करेंगे। समझ पा रहे हैं? तो अधिकतर लोग ऐसे होते हैं। नेक्स्ट है गोल डिस्प्लेसमेंट। ऑफिशियल्स में फोकस मोर ऑन फॉलोइंग प्रोसीजर्स देन अचीविंग रिजल्ट्स। यानी कि जो रूल्स में जैसे चलने के लिए बोला गया है, हम वैसे चल रहे हैं, लेकिन हमारा दिमाग, मतलब हमारे दिमाग में ये टारगेट नहीं है कि हमें रिजल्ट लाना है, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल इसका कि, अच्छा एक एग्जाम्पल मैं बना रहा हूँ, कभी कभी क्या होता है डायरेक्ट ऐसे ही एग्जाम्पल बनाने में, जैसे क्या है ना कि बहुत जगह, जैसे जैसे ये थोड़ा बिजनेस में होता है, मैं जैसे बता दे रहा हूँ आपको क्या होता है। जैसे 1 2 3, ठीक है, इसी में आपको समझा रहा हूँ। ए है, बी सी डी, ई एफ जी
ठीक है। अब क्या है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे कैसे होता है, आप लोग कोई कंपनी या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी देखते हैं कि आपको कोई सजेशन आया, कोई क्रिएटिव आइडिया या कोई अर्जेंसी फील हुई है कि जल्द से जल्द इस पे काम होना चाहिए, तो रूल ये कहता है कि आप अपने सीनियर को बताओ। तो ये ए जो है उसका सीनियर बी है, बी को बताया, बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, डी ई को बताएगा, ई एफ को, एफ जी को। अब ये प्रोसेस, क्योंकि ये मैं बोल रहा हूं अर्जेंसी की काम थी, मैं लिख दे रहा हूं अर्जेंसी, और जी एकदम जो सबसे बड़ा मालिक हो गया वो जी हो गया। तो हुआ क्या, ये इतना टाइम लग गया ना कि वो जो अर्जेंसी वाला काम था वो काम ही खत्म हो गया। यानी कि जो चीज ए से जी जानी चाहिए थी, हमने क्या किया, प्रोसीजर और रूल्स को फॉलो किया, और इसमें क्या लग गया, टाइम ज्यादा लग गया। ठीक है, ऐसे मतलब मैनेजमेंट वगैरह के सब्जेक्ट में इसको हम गैंग प्लैंक बोल देते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक। यानी कि फॉर्मल तरीका अच्छा है, रूल्स बने हुए हैं, बट आपको लग रहा है कि इन केस ऑफ अर्जेंसी है, इंफॉर्मेशन को डायरेक्ट यहाँ पहुंचाना है, आप डायरेक्ट वहां पे जाओ, इंफॉर्मेशन पहुंचाओ। इसको ब्रेक कर सकते हो, ये जो हायरार्की बनी हुई है ए से बी, बी से सी, इसको आप तोड़ सकते हो। लेकिन यहाँ हम ब्यूरोक्रेसी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ब्यूरोक्रेसी में गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में अधिकतर क्या है, जो रूल्स बने हुए वो स्ट्रिक्टली फॉलो होने चाहिए। ठीक है, और हमारा रिजल्ट्स पे ध्यान नहीं है। ठीक है ना, हम प्रोसीजर फॉलो करने में लगे हुए हैं। ठीक है, या फिर या बहुत सारे मूवीज में आप देखते हैं कि केस को सुलझाना है, जल्दी से ऑर्डर मिले और जल्दी से हम वहां जाएं, अटैक करें, ये करें, ऐसा कुछ दिखाया जाता है। और देखते हैं कि नहीं, हम पहले अपने सीनियर से पूछ रहे हैं, वहां से परमिशन मिल रहा है, वो और हाई ऑफिशियल से पूछ रहे हैं, वहां से परमिशन मिल रहा है, उसके बाद काम हो रहा है। ठीक है, तो मूवीज वगैरह में भी आपने देख रखा होगा। नेक्स्ट है पावर कंसंट्रेशन कैन क्रिएट एन इलीट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स विद टू मच कंट्रोल। और ये भी होता है कि ब्यूरोक्रेसी में जो बहुत ऊपर लेवल पे होते हैं, बहुत एक्सपीरियंस होते हैं, वो बहुत सारा पावर होल्ड करके रखते हैं। हर छोटे छोटे चीज पे आपको उससे उनसे परमिशन लेना पड़ रहा है। ठीक है ना, एक इलीट ग्रुप ऑफ ऑफिशियल्स बन जाता है। तो ये सारे क्रिटिसिज्म है ब्यूरोक्रेसी के। अब पढ़ेंगे हम मैक्स वेबर स्टडी ऑन प्रोटेस्टेंट एथिक्स स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। इसको भी मैं अपने शब्दों में 2-3 लाइन में पहले समझा देता हूँ, फिर आगे तो हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये है क्या, पहले ऐसे समझो, क्रिश्चियनिटी के ही एक टाइप है प्रोटेस्टेंट, एक ग्रुप है छोटा सा। ठीक है, प्रोटेस्टेंट। अब जैसे हमारे में अलग अलग कम्युनिटी हैं, हिंदूज हैं, मुस्लिम्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, जैन्स हैं, बुद्धिस्ट हैं। जैसे कैसे बुद्धिस्ट और जैन्स हैं, हिंदूज के ही, हिंदुइज्म के ही एक अलग छोटे से पार्ट है, वैसे ये प्रोटेस्टेंट्स को समझो। अब इनका लाइफ जीने का एक तरीका है। ठीक है ना, 5, 7, 8, 10 तरीके हैं लाइफ को जीने का, पैसे को रखने का, काम करना है कि नहीं करना है। तो इनके लाइफ के जीने का एक सीक्वेंस है। तो पहले वीवर ने इस पे बात की है, और फिर वीवर ने ये बोला कि जो इनका ये रहने का तरीका और जो सोचने का तरीका है ना, ये क्या कर रहा है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, क्योंकि कैपिटलिज्म का भी जो कोर है, यानी कैपिटलिज्म जिस चीजों से बढ़ता है उसका जो कोर है और इनका जो कोर है वो मैच कर रहा है। इसलिए ये जो प्रोटेस्टेंट जो हैं ये क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं अपने थ्योरी पे। चलिए, प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। तो प्रोटेस्टेंट एथिक्स जो है क्रिश्चियनिटी के ही पार्ट है, एक सेक्ट हो गया। ठीक है ना, जैसे कैथोलिक हो गए वैसे ही प्रोटेस्टेंट हो गए। ठीक है, इनके अपने एथिक्स और लॉ हैं, लाइफ को जीने के अपने एथिक्स और लॉ हैं। ठीक है, ये बुक थी, बुक लिखी गई 1903 में। अच्छा, कैपिटलिज्म को लेके कार्ल मार्क्स का और वीबर का कंपैरिजन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। ठीक है, पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, अगर ये जो पेपर 1 की पूरी सीरीज बनेगी, पूरे जो वीडियोज इसमें डाले जाएंगे ना, आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बोलूं, क्योंकि सबसे ज्यादा मार्क्स तो सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का है, तो उसमें आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि कौन से टॉपिक में, और मैंने सारे क्वेश्चंस भी दे रखे हैं। कंपैरिजन आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्लास पे 2 आदमी ने बोला है तो उन दोनों का रिलीजन पे अगर 2 आदमी ने बोला है, कैपिटलिज्म पे अगर किसी 2 आदमी ने बोला है, तो ये कंपैरिजन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 1 इंपॉर्टेंट है, 2 है, सब चैप्टर्स में भी कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्योंकि सोशियोलॉजिकल थिंकर से ही आपको बहुत मैक्सिमम मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है तो ये कंपैरिजन वाला है, ये ध्यान में रखना। अब क्या है,
वीबर कैपिटलाइज्ड को क्या बोल रहे हैं कि ये लोग हार्ड वर्क करते हैं और प्रॉफिट अर्न करते हैं, और कार्ल मार्क्स ने क्या बोल रखा है, अपने 2 वीडियोस में पढ़ा है। ठीक है, कंपैरिजन में लास्ट में बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये प्रोटेस्टेंट्स जो है ये क्या है, रिलीजियस है। तो वीबर को क्या जानना था कि इस ग्रुप का थॉट क्या है, ये कैसे सोचते हैं, क्या क्या चीजें हैं। तो इसी को नाम क्या दिया इन्होंने, कैल्विनिज्म। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया कैल्विनिज्म। अब समझना है कि ये कैसे, इनकी डॉक्ट्राइंस क्या है, ये लाइफ कैसे, इनके एथिक्स क्या है, वो हम समझते हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ प्रीडेस्टिनेशन। ठीक है, इन कैल्विनिज्म सम पीपल चूजन बाय गॉड टू एंटर इनटू हेवन एंड नोबडी कैन नोन वेदर वन इज चूजन और नॉट। यानी कि कैल्विनिज्म में कुछ लोगों का मानना है कि जो भगवान है वो क्या करेंगे, कुछ लोगों को चुनेंगे, कुछ लोगों को, और वो कुछ लोग कहाँ जाएंगे, हेवन जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं है कि वो कुछ लोग कौन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बात हो गई, ये मैंने अलग कलर से, मतलब यहीं से मैंने शुरुआत की है कि कुछ चीज़ जो पॉइंट का स्पेशल चीज़ रहेगा, बताना रहेगा, तो अलग पेन से अलग कलर से मैं लिख दूंगा। तो ये क्या है, कोई डिवाइन पावर है। ठीक है ना, जैसे हमारे में गॉड्स का नाम डिफरेंट डिफरेंट है, बट एक है, कोई ऊपर है, कोई डिवाइन पावर है जिन्होंने ऐसा ऐसा कहा है, कोई स्पिरिट है। ठीक है, ये पावर ऑफ स्पिरिट, यानी इनके लिए भी कोई भगवान है जो ऐसा ऐसा करेंगे, इनको पता है, लेकिन वो किसको चुनेंगे ये नहीं पता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वर्ल्डली एस्थेटिज्म यानी प्रोटेस्टेंट एथिक्स सजेस्ट स्ट्रिक्ट सेल्फ डिसिप्लिन हार्ड वर्क फॉर द ग्लोरी ऑफ वर्ड। यानी वहां पे जो हमें पता नहीं है कि किसे चुनेंगे, तो ऐसा इनका मानना है कि शायद शायद उन लोगों को चुनेंगे जो सेल्फ डिसिप्लिन से रहते हैं, जो हार्ड वर्क करते हैं। ठीक है ना, फॉर द ग्लोरी ऑफ वर्ड। और ये एस्थेटिज्म का मतलब क्या होता है, संत लोग। ठीक है ना, देखते ही होंगे आप, वो मोह माया से बाहर रहते हैं, लेकिन एकदम प्रॉपर उन संत की बात नहीं है। यहाँ पे इन लोगों का काम है कि हमें ज्यादा काम करना है, हार्डवर्क करना है। ठीक है ना, आगे चलते हैं। इनके लिए क्या है, वर्क इज वर्शिप है। तो अगर इनको हेवन जाना है तो क्या करना होगा, ज्यादा काम करना होगा। ठीक है, ये सब पॉइंट्स याद रखिएगा, क्योंकि इन्हीं पॉइंट्स के बदौलत हम समझेंगे कि कैसे ये चीजें कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑल वर्क इज सेक्रेड। सारे वर्क जो है वो क्या है, सेक्रेड है। इट इज मिशन विच इज डन इन द ग्लोरी ऑफ गॉड। ठीक है ना, तो सारे ही काम सेक्रेड है, लेकिन आपको काम करना है, आप आलसी नहीं रह सकते, आप घर में बैठे नहीं रह सकते। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि भगवान आपको चुनेंगे तो आप बहुत मेहनत कीजिए, सेल्फ डिसिप्लिन में रहिए। ठीक है, ज़्यादा मैं नहीं बोल सकता क्योंकि कोई और पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, मैं तो सब जान रहा हूँ। वेल्थ डिवोटेड टू गॉड। ठीक है ना, यानी हार्ड वर्क शुडंट स्पेंड ऑन लग्जरी। यानी आपने जो पैसा कमाया है, जो आपने बहुत मेहनत की, बहुत काम किया, उससे जो आपको पैसा मिला है, वो लग्जरी में खर्चा नहीं करना है आपको। क्यों, क्योंकि लग्जरी में खर्चा करोगे फिर क्या करोगे, आप एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करोगे। ठीक है ना, आप इन ह्यूमन कुछ एक्टिविटी करने लगोगे। ठीक है, क्योंकि ऐसा इन लोगों का मानना है। तो वेल्थ शुड बी डिवोटेड टू गॉड, यानी जो भी आपने कमाया है वो सब किसके लिए कमाया है, भगवान के लिए कमाया है। ठीक है, सर्विस टू मैन इज टू सर्विस टू द गॉड। ठीक है ना, तो इंसानों की सेवा करना ही भगवान की सेवा करना है। जैसे गुरुद्वारा का भी एक एग्जांपल मैंने ले लिया, रिच पीपल कम दे गिव सर्विस टू द पीपल। या फिर उनका ये बहुत अच्छा होता है कि वहां आप जाते हैं तो एक आम आदमी है, आपका कोई कोई भी ओहदा है, कोई भी पोजीशन, उससे कोई मतलब नहीं है। जूतों को साफ करना, खाना खिलाना, खाना बनाना, सब काम करना होता है। ठीक है, चलिए। गॉड क्रिएटेड द वर्ल्ड फॉर हिज ग्लोरी। गॉड इज सुपरनेचुरल, almighty, सुप्रीम, यूनिवर्स, बिकॉज नो बडी नोज द ओरिजिन ऑफ ह्यूमन बींग, एवरी वन डिड स्टडी बाय कंपेरेटिव मेथड। यानी इनका बोलना है कि हमें पूरा पूरा पता नहीं है कि ह्यूमंस को किसने बनाया। ठीक है, सब लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव मेथड करके बताते हैं कि ह्यूमंस ऐसे इवॉल्व हुए होंगे, लेकिन वो किसी को पता नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि सबको भगवान ने ही बनाया है। ठीक है, अब ये सारे तो पॉइंट्स हो गए किसके, प्रोटेस्टेंट एथिक्स के। उनके एथिक्स क्या है, वो कैसे लाइफ को जीते हैं। आगे चलते हैं। आइडल टाइप ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म हमें पता क्या है, इंडस्ट्रियलाइजेशन प्लस टेक्नोलॉजी। इट इज ए इकोनॉमिक सिस्टम विच इज एम अनलिमिटेड एक्यूमुलेशन ऑफ प्रॉफिट। यानी कैपिटलिज्म में क्या होता है कि डिमांड एंड सप्लाई पे वो चलता है। ठीक है ना, और
हम बहुत सारा अनलिमिटेड पैसे को एक्यूमुलेट करना या प्रॉफिट को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट करने के बारे में सोचते हैं। वर्क इन मॉडर्न कैपिटलिज्म इज ऑर्गेनाइज रैशनली, ठीक है ना। यानी पहले तो अलग था, लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे आप लोग भी देखते होंगे कि एक्स कंपनी है, वाई कंपनी है, और ये फॉर्मल है। यानी फॉर्मल का मतलब क्या हो गया, रूल्स रेगुलेशंस फॉलो हो रहे हैं, कोई फोर्स्ड लेबर आपसे नहीं कराया जा रहा है। एक्स वाई मैं सच में बोल रहा हूँ, कंपनी है, बड़ी बड़ी कंपनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ बस। तो वो बड़ी बड़ी कंपनी है, कैपिटलिज्म है, जिन्होंने उनको बनाया है, उनके पास पैसा बहुत था तभी तो बनाया, और वो और ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। इनफैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे कंट्रोल भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया, पहले तो अलग था, लेकिन अभी मॉडर्न जो कैपिटलिज्म है वो क्या है, थोड़ा ऑर्गेनाइज है और रैशनल तरीके से चलता है। लीगल सिस्टम उनका अपना है, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं, अच्छा पैकेज सिस्टम है, ठीक है। आगे चलते हैं। कैपिटलिज्म ऑनर इंडिविजुअलिज्म। वीवर का ऐसा सोचना है कि कैपिटलिज्म ऑनर करता है, रिस्पेक्ट देता है इंडिविजुअल्स को, इनोवेशन को, प्रॉफिट एंड हार्डवर्क को। यानी जो अच्छा काम करेगा, जो हार्डवर्क करेगा, वो ऊपर जा सकता है, ऐसा वीवर का मानना है, ठीक है। इंडिविजुअल को बढ़ावा कैसे दे रहा है, अगर कोई एजुकेटेड है, उसके पास स्किल और ट्रेनिंग है, तो वो हमारे साथ आके मास प्रोडक्शन करेगा, इकोनॉमिक एक्टिविटी करेगा, अपना सैलरी वेजेस लेगा, या हो सकता है ज़्यादा ऊपर आया, सीईओ लेवल तक आ गया तो प्रॉफिट में हिस्सा भी ले सकता है, शेयर्स में हिस्सा ले सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है वीबर, और क्या कहते हैं, वीबर आर्ग्यू डेट देयर इज वन क्लास। हाँ, ये वीबर का क्या कहना होता है कि दो क्लास हैं, ठीक है। ब्रॉडली देखा जाए तो दो क्लास है, एक तो हो गए कैपिटलिज्म और दूसरे हो गए अदर क्लास। अब इस अदर क्लास में क्या आता है, ये अदर क्लास किस बेस पे है, पावर, प्रेस्टीज, इनके बेस पे है। और इसको भी इन्होंने कितने में बांट दिया है, चार में बांटा है। पहला क्या है, अपर क्लास, दूसरा है मिडिल क्लास, तीसरा है वर्कर क्लास, और चौथा है पीजेंट क्लास यानी फार्मर क्लास, ठीक है। तो अब देखिए, हमने दो टॉपिक समझ लिया। पहला क्या समझ लिया कि प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स कैसे रहते हैं, उनका एथिक्स क्या क्या है। कैपिटलिज्म भी समझ लिए कि कैपिटलिज्म आज के टाइम पे कैसे चल रहा है। अब हम आगे जब थोड़ी देर बाद बढ़ेंगे तो देखेंगे कैसे ये कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहा है। चलिए अब आते हैं रिलीजन एथिक्स पे। तो रिलीजन के जो एथिक्स हैं वो क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को एक्सटेंड कर रहे हैं, ठीक है। मॉडर्न सोसाइटी में पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक, सोशल वे से वो क्या कर रहे हैं, कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। कैसे, ये देखते हैं। The Protestant ethics is the spirit of capitalism. The Protestant ethics basically sacrifice and saving for the future and adapting a rational, calculating altitude towards life. यानी जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, पैसा बचा रहे हैं, क्योंकि वो खर्च नहीं कर सकते हैं लग्जरी चीज़ों पे, तो पैसे को सेव कर रहे हैं, रैशनल दिमाग से चल रहे हैं, क्योंकि उनको बोला गया है कि संत के तरीके से रहने के लिए, तो अपना वो टाइम कहीं वेस्ट नहीं कर रहे होंगे, वो हार्डवर्क कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो यहाँ मैंने इसलिए डाल दिया है हार्डवर्क प्लस सेव मनी, ठीक है। आगे क्या कर रहे हैं, स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में क्या है, द कॉलिंग टू मेक मोर मनी एज एन एंड इन इटसेल्फ एंड टू वर्क हार्ड फॉर इट्स ओन सेक एज साइन ऑफ सेल्वेशन, दिस इज ए न्यू साइकोलॉजिकल डिस्पोजिशन। ये कैपिटलिज्म की बात होता है कि मतलब बात कही गई है कि जो अंत है वो कहाँ है, वो अंत है आपके खुद में, ठीक है ना। यानी ज़्यादा से ज़्यादा काम करो, पैसा ज़्यादा से ज़्यादा कमाओ। अभी आप देख भी रहे होंगे कि सब लोग पैसा कमाने के पीछे कुछ ज़्यादा ही पागल हो गए हैं, एक खतरनाक रेस शुरू हो गई है, मुझे तो कभी कभी ये लगता है। और रेस भी देखो ना, एक इंडिविजुअल की इंडिविजुअल से होती है तो भी समझ में आती है। अभी जैसे मैं बस ऐसे ही बता रहा हूँ, ये भी मेरा पर्सनल ओपिनियन है। देखो मुझे रेस क्या दिखाई देती है, ये एक इंडिविजुअल है, जैसे मान लो आप ही में दो लोग हैं, एक कोई बॉय है, चलो दोनों बॉय ही हैं, या दो लड़कियां हैं। तेरा इनकम कितना है, मेरा इनकम 2 लाख है। तेरा इनकम कितना है, मेरा इनकम 5 लाख है। तेरे पास कौन सी गाड़ी है, ये गाड़ी। मेरे पास कौन सी गाड़ी, ये गाड़ी। इन दोनों की रेस चल रही है, ठीक है। कभी कभी हम बात करते हैं स्टेट की, जैसे मान लो मैं बिहार में रहता हूँ, गरीब राज, मुंबई है अमीर राज, ठीक है। इंडिया की जीडीपी XYZ, अमेरिका की जीडीपी ABC, चाइना की जीडीपी DEF। समझ रहे हो नहीं, XYZ काफ़ी पीछे है, ABC सबसे ऊपर है, DEF सेकंड पे है। इकोनॉमी की भी यानी रेस चल रही है कि कौन
रैंक 1 कौन, रैंक 2, यानी एक खतरनाक लेवल की जो रेस है वो शुरू हो गई है और कंपैरिजन चला आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, सेकुलर कैपिटलिज्म हैज रिलीजियस ओरिजिन्स, यानी जो कैपिटलिज्म सेकुलर है, ठीक है ना, ये धर्म वगैरह को लेके नहीं चल रहा है, सारे धर्मों को एक तरीके से देखता है, इसका भी जो ओरिजिन है वो रिलीजियस ओरिजिन ही है। ठीक है, अब आते हैं मेन क्वेश्चन पे अपना, हाउ प्रोटेस्टेंट यानी रिलीजियस लेड टू कैपिटलिज्म, यानी कैसे प्रोटेस्टेंट कैपिटलिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं। अब देखिए, जो जो ये हमारे प्रोटेस्टेंट एथिक्स हैं, इनके जो एथिक्स हैं यही बढ़ावा दे रहे हैं कैपिटलिज्म को। जैसे उनको बोला गया ना कि आप वर्क हार्ड कीजिए, क्यों, क्योंकि ये गॉड के लिए आप ड्यूटी कर रहे हैं, आप गॉड के लिए अच्छा ड्यूटी करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे तो गॉड आपको चुनेंगे, किस चीज के लिए चुनेंगे, हेवन जाने के लिए चुनेंगे। ठीक है, अब कैपिटलिज्म में भी क्या, कैपिटलिज्म का भी कोर आइडिया क्या है, डिसिप्लिन। ठीक है ना, लिव्ड सिंपली, कोई लग्जरी पे पैसा खर्च नहीं, कोई वेस्टेज नहीं, वो जो संत वाली का जो जीवन होता है उस तरीके से आपको जीना है। कैपिटलिज्म में भी ऑनेस्टी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सोच रहे हो कि ऑनेस्टी का मतलब है ऊपर अपने आप से ऑनेस्टी, ठीक है ना, सेव्ड मनी इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग इट, यानी कि पैसे को खर्च नहीं करना है, पैसे को बचाना है। ठीक है, और जो बिजनेसमैन भी होते हैं वो क्या करते हैं, रैशनल यूज ऑफ टाइम एंड मनी, अपने समय का और पैसे का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हैं, इसलिए आज वो टॉप पे हैं। री इन्वेस्ट देयर सेविंग, बिजनेस और प्रॉफिट, जो पैसा बचा है उसको आप री इन्वेस्ट कर सकते हैं, लग्जरी में यूज नहीं कर रहे हैं, बिजनेसमैन भी नहीं करते हैं। आपको लगता होगा वो सब जो फेक टाइप के होते हैं, छोटे मोटे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो बड़े बड़े जो नाम्स आपको दिखते हैं वो ज़्यादा कुछ ओन नहीं करते हैं, वो वैसी ही चीज़ें ऑन करते हैं जिसका आने वाले समय में प्राइस बढ़ेगा। वो किसी शौक की वजह से लग्जरी नहीं खरीद रहे हैं, वो इसलिए उसमें इन्वेस्ट करते हैं कि कल होके उसका दाम बढ़ेगा, इसीलिए उन चीज़ों को वो खरीद के अपने पास रखते हैं। ठीक है ना, तो प्रॉफिट का री इन्वेस्टमेंट बिजनेस में भी होता है। अब मैंने ऐसे ही डायग्राम एक बना दिया है, यानी ये जो है रैशनल होना, डिसिप्लिन होना, रिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड टुवर्ड्स वर्क एंड वेल्थ। अब ये तो जो प्रोटेस्टेंट लोग हैं ये कर ही रहे हैं, वो रैशनल हैं क्योंकि उनको संत वाली जीवन जीने को कहा गया है, डिसिप्लिन्ड है, हार्डवर्क कर रहे हैं, और वर्क और वेल्थ के प्रति रिस्पॉन्सिबल होना, तो वर्क के प्रति तो है ही वो, और वेल्थ में भी क्या है, वो लग्जरियस चीजों पे पैसा खर्चा नहीं कर रहे हैं। यही क्या है, कोर एरिया है कैपिटलिज्म का, वीवर के अकॉर्डिंग यही क्या है, कोर एरिया है, रैशनल होना, डिसिप्लिन होना, और यही ये प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं वो ये कर रहे हैं। इसी वजह से क्या हो रहा है, कैपिटलिज्म को बढ़ावा मिल रहा है। इनका जो पैसा बच रहा है वो क्या कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, री इन्वेस्ट कर रहे हैं, इनके पास और पैसा आ रहा है, और पैसा आ रहा है, ये मालिक बनेंगे, ठीक है ना, बिजनेसमैन बन जाएंगे फिर, इसकी बात हो रही है। आई होप आपको ये थ्योरी भी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, वीवर का रिलीजन पे क्या कहना है, रिलीजन इज कनेक्टेड गॉड, गॉड इज अननोन पावर, अलमाइटी, यूनिवर्स रन, वो मतलब यूनिवर्स को रन करते हैं, ऐसा वीवर का सोचना है। अब देखिए यहाँ पे डरकाइम से ये अलग बोल रहे हैं, डरकाइम क्या बोलते हैं, इंसानों ने ही भगवान को बनाया, और वीवर का क्या कहना है कि नहीं, ऐसा कुछ है, कोई अननोन पावर है जो सच में है, ऑलमाइटी है जो यूनिवर्स को रन करता है, कोई स्पिरिट है। ठीक है, रिलीजन क्या करता है, हारमोनी में रखता है, सबको जोड़ के रखता है। रिलीजन कैन क्रिएट सेल्फ डिसिप्लिन, जैसे हमने उसमें देखा, प्रोटेस्टेंट लोगों में देखा कि रिलीजन के ही वजह से वो क्या है, सेल्फ डिसिप्लिन हो पा रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, और यही सेल्फ डिसिप्लिन उनको ये या फिर कैपिटलिज्म को वो बढ़ावा दे रहा है। आगे बढ़ते हैं, क्रिटिसिज्म ऑफ मैक्स वेबर थ्योरी ऑफ प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ, मेरी आवाज़ डिफरेंट इसलिए हो गई ना क्योंकि मतलब बस शेयर कर दे रहा हूँ कि जैसे अभी घड़ी में एक टाइम बज रहा था, ठीक है, मान के चलिए कि 2 बज रहा हो, तो मेरा नज़र गया कि मैं कितने देर से, क्योंकि पता नहीं चलता है ना, जब ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रहा होता हूँ तो पता नहीं चलता है मुझे, तो मैं सोचा कि घड़ी में देखता हूँ, तो घड़ी में क्या हुआ था ना अभी कि ये 2 बज के, मान लो अभी मैं घड़ी देखा तो 2 बज के ऐसे 5 या 10 मिनट हुआ, मैं सिर्फ 10 ही मिनट पढ़ाया हूँ क्या, और घड़ी की जो छोटी वाली होती है वो अभी भी चल रही है, या तो टाइम रुक गया था,
या सच में घड़ी कभी रुकी होगी, अभी मैं देख रहा हूँ तो वो चल रही होगी। ठीक है, अब जो भी है आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिसिज्म क्या है मैक्स वेबर का प्रोटेस्टेंट एथिक्स और स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म पे, कि आपने ऑब्जेक्टिविटी पे ध्यान दिया और जो आपने कॉजल प्लुरैलिटी की बात की थी वो कुछ आपने यहाँ पे ध्यान ही नहीं दी। यानी किसी एक चीज के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, या आपने ही अपने थ्योरी में दिया है और आपने यहाँ पे इस चीज का ध्यान नहीं रखा है। इम्पेरिकल लैब एविडेंस अवेलेबल नहीं है, आपने कोई डाटा वगैरह कलेक्ट नहीं किया है। प्रोटेस्टेंट्स एथिक्स या कैपिटलिज्म, जैसे ये तो वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए काम कर रहे हैं और कैपिटलिज्म एक्सप्लॉइट करता है, तो दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं। आप इन दोनों को कैसे रिलेट कर रहे हैं। चौथी बात क्या हो गई, वीबर आर्ग्यू दैट देयर इज नो प्रोटेस्ट बिकॉज सोसाइटी कैन नॉट यूनाइट। आपका कहना है कि ये लोग एक साथ नहीं आ सकते, ये एक साथ यूनाइट नहीं हो सकते सोसाइटी में, और अगर ये नहीं हो सकते हैं तो ये प्रोटेस्ट भी नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ लिख दिया है इंपॉर्टेंट, कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, किसके ऊपर, कैपिटलिज्म के ऊपर। तो देख लेते हैं, कार्ल मार्क्स का आपने ऑलरेडी सुन रखा है मेरे से, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा कि मैक्स वेबर को एक्सप्लेन करूं। तो कार्ल मार्क्स कैपिटलिज्म को क्या देखते हैं, एज अ सोसाइटी देखते हैं, कि कैपिटलिज्म सोसाइटी चली आ रही है, उस टाइम से ही चली आ रही है। वीवर सी कैपिटलिज्म एज एन इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल को जरूरत है तो वो कैपिटलिज्म में ऐड हो सकता है, अपना नाम बना सकता है, प्रॉफिट कमा सकता है। एज पर मार्क्स, क्लास को उन्होंने दो टाइप में बांटा, एक को हैव्स, एक को हैव नॉट। हैव्स कौन है, जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। हैव नॉट्स कौन है, जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनके पास हैं वो क्या है, ऑनर है, मालिक है, और जिनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं है वो क्या है, वर्कर है। ठीक है, तो इनका एक्सप्लॉइटेशन होगा और ये आगे जाके क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वीबर का क्या कहना है, एक जो मेन क्लास है वो हो गए कैपिटलिज्म, और दूसरी जो क्लास है उसको हम क्या कह देते हैं, अदर क्लास। उस अदर क्लास में भी चार टाइप्स हैं, ठीक है ना, अपर क्लास, मिडिल क्लास, फार्मर क्लास या पीजेंट्स क्लास, ये मैंने बताया था, एक वर्कर क्लास। ठीक है, मार्क्स सीज कैपिटलिज्म विद कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, ठीक है ना, कि वो क्या कर रहा है, हैव्स और हैव नॉट के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा करेगा। वीवर सीज कैपिटलिज्म एज ए हार्मोनी और पीस पर्सपेक्टिव, यानी उनका कहना है कि जिन लोगों को काम मिल रहा है वो अपने टैलेंट पे, स्किल्स पे ऊपर आएंगे, वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेंगे, तो इसीलिए वो पीस या हार्मनी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। मार्क्स सीज वर्कर फील एनिलेशन, ठीक है ना, यानी कि वो कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत सोसाइटी से अलग समझने लगता है, ऐसा मार्क्स बोल रहे हैं। वीवर सी हार्मनी, ऑनर ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल का स्किल और टैलेंट का ऑनर हो रहा है, इनोवेशन हो रहा है, टेक्नोलॉजी हो रही है। आफ्टर एलिनेशन वर्कर डू प्रोटेस्ट, एलिनेट फील करने लगते हैं, उनको उतना वेजेस नहीं मिल रहा होता है, एक्सप्लॉइट फील कर रहे होते हैं, इनफैक्ट जो भी वो प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को भी वो मार्केट में खरीद नहीं पा रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। वीवर सेड दैट देयर इज नो प्रोटेस्ट बिकॉज सोसाइटी कैन नॉट बी यूनाइट फॉर लॉन्ग टाइम, वो लॉन्ग टाइम तक यूनाइट अपने आप को नहीं कर सकते, इसलिए वो कोई प्रोटेस्ट करेगी ही नहीं। आगे क्या है, कार्ल मार्क्स आर्ग्यू दैट कैपिटलिज्म इटसेल्फ इज एक्सप्लॉइटर, यानी कार्ल मार्क्स का कहना है कि कैपिटलिज्म ही जो है, पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो क्या है, एक्सप्लॉइटेटिंग इन नेचर है। वीबर का क्या कहना है, देयर इज हार्मनी इन बिटवीन टू, यानी इन लोगों के बीच में क्या है, हार्मनी है, ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सप्लॉइट ही सिर्फ कर रहे हैं कैपिटलिज्म वाले। ठीक है, ऐसा वीबर का सोचना है। तो यहाँ पे आपकी थ्योरी खत्म हुई वीबर वाली, ये मैंने कुछ दो तीन क्वेश्चन दिए हैं। डिस्कस द प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड एलेबरेट हाउ प्रोटेस्टेंट एथिक्स लेड टू स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म एंड डू क्रिटिसाइज, और क्रिटिसाइज भी आपको करना है। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द व्यू पॉइंट ऑफ कार्ल मार्क्स एंड वीबर ऑन कैपिटलिज्म, यही काम मैंने आपका कर दिया है। नेक्स्ट है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वीवर्स व्यू ऑन ब्यूरोक्रेसी, वीवर्स के व्यू क्या है ब्यूरोक्रेसी को लेके, एंड डिस्क्राइब इट्स क्रिटिसिज्म, और क्रिटिसिज्म को भी आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका खत्म हुआ, वीबर भी खत्म हो गया। अब वीबर के बाद हम किस पे चलेंगे, अब हम चलेंगे तालकोट पार्सन पे। ठीक है, उसके बाद एक मीड बच गए हैं,
और एक जो समय लगेगा इस पेपर में अब, वो बस यही सोशियोलॉजिकल थिंकर्स के थ्योरीज में समय लगेगा। उसके बाद जो भी चैप्टर्स हैं, स्ट्रेटिफिकेशन वगैरह हो गया, ये सब में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दूसरी बात जो बतानी थी मुझे कि मैं मतलब थोड़ा टाइमिंग बदल दिया हूँ। एक वीडियो आएगी 6 बजे, अभी नहीं आएगी लेकिन जब आनी होगी, ठीक है ना। तो मेन टाइमिंग हो गई है 6 बजे, और दूसरी वीडियो जो रहेगी, जिस दिन दो वीडियो आनी होगी, वो दूसरी वीडियो 7 बजे आपको मिलेगी, ठीक है। और ठीक है इतना। लेकिन देखिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, अपने बुक्स वगैरह को पढ़िए, और ये थ्योरीज पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट पेपर सोशियोलॉजिकल थिंकर्स का रहता है, ठीक है। थ्योरी समझ में आनी चाहिए, क्रिटिसिज्म आपको समझ में आना चाहिए, और कोशिश कीजिए कि जितना ही आपके पास नॉलेज है, इस वीडियो लेक्चर्स का नॉलेज, नोट्स तो मैं टेलीग्राम पे डाल ही देता हूँ। और जो बुक्स अगर आप रेफर कर रहे हैं, अगर आपके पास अभी समय है कि आप बुक्स भी पढ़ रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि ये सब जो क्वेश्चंस रहते हैं एक बार लिखने का ट्राई कीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइमर हैं, आपने मतलब इसी साल से प्रिपरेशन ही शुरू की है, तो दिक्कत क्या है ना कि आप सोचते रहेंगे कि मैं नॉलेज एक्यूमुलेट करते रहूं, और जब मेरे पास पूरा नॉलेज हो जाएगा ना, तब मैं लिखना शुरू करूंगा। तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा, कभी ऐसा समय ही नहीं आएगा जब आपको लगेगा कि आपके पास पूरा नॉलेज है। क्योंकि इसमें, इस प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में होता क्या रहता है ना कि आप कुछ नया सीख रहे हैं, उसको ऐड करते रहते हैं। अभी फिलहाल आपके पास जितना नॉलेज है, उतना को प्रेजेंट करना सीखिए, क्योंकि ये भी एक कला है, ये धीरे धीरे आती है, ठीक है। और तब तक के लिए आप ऐसे ही बिल्कुल मुस्कुराते रहें, लाइफ में आगे बढ़ते रहें, और अपना ख्याल रखें, ठीक है। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो है तालकोट पार्सन का। बाय।